हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिटेशन एक्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे, लीगल डिसेबिलिटी, जो कि सेक्शन 6 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है। कहता है कि लीगल डिसेबिलिटी वो होता है जहां पर द वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन टू स्यू, यानी कि वो डिसेबल है और वो लीगल क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि वो स्यू कर सके। यानी कि उसकी डिसेबिलिटी क्या होगी, या वो माइनर होगा या इंसेन होगा या इडियट होगा। ठीक है। अगर जनरल रूल हम देखें, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 3 में, जिसमें कहता है लिमिटेशन बिगेन्स टू रन व्हेन काज ऑफ एक्शन एराइज। लिमिटेशन तब बिगेन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है लिमिटेशन पीरियड जब काज ऑफ एक्शन एराइज हो जाता है। और उसी जब काज ऑफ एक्शन एराइज होगा तो आपने उसी टाइम में अपने लिए अपना सूट दायर करना है जल्द अज जल्द। अगर उस टाइम पीरियड में अगर सूट दायर नहीं किया तो वो जो टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आपको जो टाइम नहीं दे दिया जाएगा फर्दर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोर्ट, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट टाइम दे देता है। इसी में से एक जो जनरल रूल का एक्सेप्शन है, लीगल डिसेबिलिटी भी है, जो कि सेक्शन 6 के अंदर आता है। लीगल डिसेबिलिटी में कौन से ग्राउंड्स होंगे? वो जो पर्सन है अगर ग्राउंड लीगल डिसेबिलिटी मांगे तो वो माइनर हो। माइनर इसे कहते हैं जब एक बंदा जो है वो पर्सन 18 ईयर्स से कम हो, यानी कि वो मेजर ना हुआ हो। मेजर के लिए एज जरूरी है 18 ईयर्स, ठीक है। लेकिन माइनर है और वो अंडर 18 ईयर ऑफ एज है तो और वो सूट दायर नहीं कर सकता, तो वो यानी लीगल डिसेबल है। जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तो तब तक वो दावा दायर नहीं कर सकता। अगर 18 साल का हो गया फिर उसके पास जो है 18 ईयर्स प्लस, जो सेक्शन 8 में हम आगे पढ़ेंगे कि लिमिटेशन पीरियड के 3 ईयर्स हैं, तो वो यानी कि वो 18 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स, तो क्या हो गया 21 ईयर्स टोटल हो गया। तो उसके पास 21 ईयर्स तक टाइम होगा कि वो दावा दायर करे, ठीक है। फिर अगर माइनर के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि अगर गार्डियन है, गार्डियन अपॉइंटेड, अगर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, तो अगर कोई गार्डियन है जो कि अगर माइनर की जगह अगर करना चाह रहा है, केस करना चाह रहा है, तो गार्डियनशिप में बताया हुआ है कि 21 ईयर्स तक अगर वो जो पर्सन हो 21 ईयर्स तक हो तो उसका गार्डियन मुकर्रर किया जाएगा। तो गार्डियन और वार्ड एक्ट में फिर ये होता है कि अगर वो पर्सन 21 ईयर्स तक हो गया तो प्लस 3 ईयर्स, जो कि सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन 8 में बताया हुआ है लिमिटेशन पीरियड का, तो इन दोनों को मिला के वो जो मतलब 24 ईयर हो गया, तो फिर उस पर्सन के पास 24 ईयर्स तक है कि वो इस टाइम पीरियड में दावा दायर करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेन। अगर वो पर्सन इंसेन हो, यानी इंसेन क्या होता है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एनीथिंग, यानी कि वो जो पर्सन है वो कोई भी चीज़ नहीं समझता, वो पागल है, ठीक है। तो इंसेन जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसके अगेंस्ट टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो डिसेबल, लीगल डिसेबल में ही आएगा। फिर जैसे ही वो अगर ठीक हो गया तो वो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर इडियट, इडियट उस पर्सन को कहते हैं जो कि किसी चीज़ को सही जवाब नहीं देता, किसी चीज़ को समझता नहीं है, उसका इतना माइंड ही नहीं है, उसका मैं भी यानी कि हैज़ नो रेशनल टू सी द थिंग्स एज दे आर, ठीक है, यानी कि चीज़ें को ठीक से नहीं देखता। तो वो जो है वो पर्सन जो इडियट है वो भी लीगल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। जैसे ही अगर वो ठीक हो जाए तो वो क्या होगा, वो दावा कर सकता है, तो और उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड का। अभी हम देखते हैं कि इसी सेक्शन में आगे बता, अच्छा एक और चीज आप माइंड में रखें कि कब जो है कि व्हेन दे कैन इंस्टीट्यूट द सूट, जिसमें कहता है जैसे ये जो अगर माइनर है, इंसेन है, इडियट है, जैसे ये ठीक हो जाए, यानी कि 18 ईयर्स तक ये पहुंच जाए और ये इंसेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, इडियट भी ठीक हो जाए, तो वो उनके पास राइट है कि वो दावा कर सकता है। तो ये जो लीगल डिसेबिलिटी है ये सूट्स और प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा और एप्लीकेशंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के ऊपर सिर्फ अप्लाई होगा। और नेक्स्ट ये जो इनकी लीगल डिसेबिलिटी हो वो इनिशियल डिसेबिलिटी हो, ना कि सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी हो। यानी कि वो जो माइनर है तो शुरू से ही माइनर होगा, इनसेन यानी कि शुरू से ही पागल हो, इडियट शुरू से ही हो, यानी कि सब्सीक्वेंटली उसके जो डिसेबिलिटी वगैरह बाद में ना आए, यानी कि इनिशियल डिसेबिलिटी इनकी हो, जो ये सेक्शन 6 जो डील कर रही है।
फिर हम देखते हैं सेक्शन 6 का क्लॉज 2 देखते हैं, जिसमें क्या कहता है, अगर टू डिसेबिलिटीज और या कंसेक्टिव डिसेबिलिटीज आ जाए, यानी कि टू डिसेबिलिटीज आ जाए या कंसेक्टिव डिसेबिलिटी आ जाए, जिसमें ये कहता है कि एक पर्सन जो कि फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एक पर्सन जो था वो माइनर था, ठीक है, माइनर होने के बाद वो इंसेन हो गया, वो पागल हो गया। तो यहाँ पर एक, यानी कि पहले एक डिसेबिलिटी थी, माइनर होने के जैसी उसकी माइनॉरिटी खत्म हो गई तो वो पागल हो गया, तो उसकी दूसरी डिसेबिलिटी शुरू हो गई है। तो टू कंसेक्टिव डिसेबिलिटीज जब स्टार्ट हो जाए तो उसका टाइम पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वो बंदा ठीक ना हो जाए, ठीक है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड डिसेबिलिटी जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। फिर सेक्शन 6(3) के अंदर देख लेते हैं, जिसमें कहता है कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटी अप टू डेथ, यानी कि जो पर्सन है जिसकी डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली आगे जा रही है, यानी कि अगर वो पागल है तो वो भी इंसेन है तो वो भी, अगर उसकी डिसेबिलिटी कंटिन्यूसली जा रही है और तब तक उसी दौरान में उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा कि उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसकी डेथ के साथ ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट आ जाता है कि वो दावा कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो उसी टाइम, और इनके ऊपर वही टाइम स्टार्ट होगा जो कि सेक्शन 8 में बताया हुआ है, सेक्शन 8 में बताया हुआ है इस लिमिटेशन एक्ट के, ठीक है। तो सेक्शन 8 में 3 इयर्स ही बताया हुआ है कि यानी कि इस पर्सन की डेथ के 3 साल टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और 3 साल के अंदर अंदर ही दावा कर सकते हैं इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फिर अभी हम देखते हैं सेक्शन 6 का 4 क्लॉज देखते हैं, जिसमें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टेड बाय डिसेबिलिटी, जिसमें कहते हैं वेयर सच रिप्रेजेंटेटिव इज एट द डेट ऑफ द डेथ इफेक्टेड बाय एनी सच डिसेबिलिटी द रूल कंटिन्यू, यानी कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो उस डेथ के टाइम पे ही, यानी कि वो ही पागल हो जाए या वो माइनर हो, तो वो उनके ऊपर उनका टाइम पीरियड भी तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक उनकी डिसेबिलिटी खत्म ना हो जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल ए जो था, ए पागल था और और वो तब तक ही पागल था, उसके पास राइट था कि वो दावा करे, लेकिन वो पागल था, उसकी डिसेबिलिटी कंटिन्यूसली जा रही थी और वो बीच में मर गया, ठीक है, और वो बीच में मर गया। अब ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका माइनर चाइल्ड है, यानी कि उसका बच्चा है जो कि माइनर है, और वो जब तक 18 यानी कि 18 साल का ना हो जाए तो उसकी माइनॉरिटी ख़त्म नहीं हो सकती। तो जब वो अगर 18 साल का हो जाए तो उसके बाद ही उसकी लीगल, यानी कि उसके पास राइट है कि वो दावा करे, उसकी डिसेबिलिटी तब ख़त्म होगी। लेकिन अगर वही जो इसमें कहा है कि सब सेक्शन 1 और 2 भी अप्लाई हो सकते हैं, अगर वही जो माइनर जो बच्चा था वो माइनर है, माइनर जैसी उसकी माइनॉरिटी ख़त्म हो गई और फिर वो इंसेन हो गया, तो इस पर भी वही सेक्शन अप्लाई होगी कि उसकी लीगल, अगर 2 कंसेक्टिव डिसेबिलिटीज़ भी आ गई तो उसका टाइम पीरियड तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसकी सारी डिसेबिलिटीज़ ख़त्म ना हो जाए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सेक्शन 7 और 8। इस स्लाइड में हम देखेंगे सेक्शन 7 और 8, जिसमें सेक्शन 7 में कहता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और एप्लीकेंट, यानी कि डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबिलिटी हम देख रहे हैं वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, स्यूट से रिलेटेड होना चाहिए या प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें ये बात कर रहा है, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सेक्शन 7 कहता है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिव्स हो या एप्लीकेंट्स हो तो तब लीगल डिसेबिलिटी अगर हो इनमें से किसी एक पर्सन की भी तो क्या होगा। इसमें से हम देखते हैं, अगर नेसेसरी पार्टी हो तो नेसेसरी पार्टी वो पार्टीज होती हैं जिनका केस में होना ज़रूरी है, और अगर वो एब्सेंट हो केस में तो जजमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है और इंटरेस्ट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है हर एक पार्टी के। और प्रॉपर पार्टी वो पार्टीज हैं जिनके जजमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता और उनका होना ना होना दोनों बराबर है और उसको भी इंटरेस्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी सी नेसेसरी पार्टी है, इनमें से ए पागल है या और बी माइनर है और सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल एबल है स्यूट करने का, तो यहाँ पर सी तब तक जो है कोई स्यूट नहीं कर सकता जब तक ये ठीक ना हो जाए और ये मेजर ना हो जाए, ठीक है।
फिर अभी अगर प्रॉपर पार्टी है, अगर प्रॉपर पार्टी में बात करें, ए बी और सी की बात करें, तो यहाँ पर अगर ए जो है मेजर, ए माइनर है और सी जो है इनसेन है, और यहाँ पर सी ठीक है और बी इनसेन है, तो यहाँ पर अगर हो तो यहाँ पर सी जो है दावा कर सकता है, क्योंकि इनके राइट और इंटरेस्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही जजमेंट को ज़्यादा ना जजमेंट को नुकसान पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर पार्टी का अगर कोई केस हो, तो यहाँ पर अगर ये पार्टीज ऐड ना भी हो तो टाइम पीरियड अगर सी के खिलाफ स्टार्ट होगा तो इट मीन्स सब के खिलाफ स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर सी अगर दावा करेगा तो इट मीन्स कि सब के ऊपर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन नेसेसरी पार्टी में क्या होगा कि जब तक ये दोनों ठीक ना हो जाए तो सी दावा नहीं कर सकता और सी के ऊपर भी टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं सेक्शन 8 में स्पेशल एक्सेप्शंस में, जिसमें कहता है कि जो सेक्शन 8 और 7 की 7 और 6 की जो है वो अप्लाई नहीं होगा प्रियम्पशन सूट्स के ऊपर, यानी कि डिसेबिलिटी वाली जो सेक्शन है वो प्रियम्पशन सूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसमें बात की हुई है कि जितने भी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म सीज होगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी लीगल डिसेबिलिटी और वो पर्सन एबल हो जाएगा, सूट करने के काबिल हो जाएगा, तो वो जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो 3 इयर्स तक होगा। वो उस पर्सन के बिहाफ पे भी हो सकता है जो पर्सन ठीक होगा, और अगर वो पर्सन मर गया तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर दावा करने चाहे तो उनके अगेंस्ट भी जब टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो वो 3 इयर्स ही होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।